Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Ashfaq Bashir and we are going to study last topic of this chapter, chapter number 10, grade 10. Chapter number 10 में लास्ट टॉपिक हमारा है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें से बेशुमार जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पिक किए जा सकते हैं. बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं आपकी फैसिलिटी के लिए. हम इसके कुछ की पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि हमें डिस्कस करना आसान हो जाए. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. मैं रिव्यू दे लूँ कि इससे पहले हम जो है वो चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं. हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने गैशियस एक्सचेंज को डिस्कस किया. गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को हमने डिस्कस किया. फिर गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स हमने डिस्कस किया. फिर हमने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया. इन तमाम डिसऑर्डर्स में असल में स्मोकिंग जो है, सिगरेट स्मोक जो है उसको एज कॉजिटिव एजेंट जो है वो लिया गया. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोंकाइटिस के लिए भी डिस्कस किया गया कि ब्रोंकाइटिस जो है वो सिगरेट स्मोक की वजह से जो है ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होती है. फिर इसी तरह से एम्फिसीमा के लिए भी सिगरेट स्मोक को जो है वो डिस्कस किया गया. फिर इसी तरह से जो है वो एस्मा में जो है वो सिगरेट स्मोक को जो है एज एलर्जन डिस्कस किया गया. फिर लंग कैंसर जो है इसकी तो बड़ी रीज़न जो है वो है ही सिगरेट स्मोक. तो इसी वजह से सिगरेट स्मोक जो है उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको एज टॉपिक जो है वो ऐड किया गया आपके चैप्टर में. सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. तो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो हैं इसमें हम नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ केमिकल्स, number of chemicals in cigarette smoke. देन हम इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे. सिगरेट स्मोक जो है वो लंग कैंसर के अलावा जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोक. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये हमने ओवरऑल इफ़ेक्ट्स की बात की. उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. सिगरेट स्मोक के इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. देन हम बात करेंगे रोल ऑफ स्मोक, यानी कि सिगरेट स्मोक का रोल क्या है इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिजीज़. इसके बाद हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कुछ रैंडम अबाउट सिगरेट स्मोकिंग. ये हम सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से कुछ रैंडम टॉक करेंगे. जी, 1 बाय 1 हम बात स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ केमिकल्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ केमिकल सिगरेट स्मोक में क्या है. जी, फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ केमिकल्स. सिगरेट स्मोक में नंबर ऑफ़ केमिकल जो है वो ऑलमोस्ट 4,000 डिफरेंट टाइप केमिकल मौजूद हैं. आउट ऑफ विच at least
50 are carcinogens, at least 50 are carcinogens, यानी कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो टोटल नंबर जो है वो है 4000 या इससे भी ज़्यादा, और उसमें से 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग हैं एंड इवन पॉइजनस। जी, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिगरेट स्मोक जो है वो कितना ख़तरनाक है, कि इसमें नंबर ऑफ़ केमिकल्स की अगर हम बात करें तो 4000 जो है वो नंबर ऑफ़ केमिकल्स, उसमें से 50 जस्ट वो हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं और पॉइजनस हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं ओवरऑल इफ़ेक्ट्स की, हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स की, हम बात करते हैं सिगरेट स्मोक के। एक मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ लोग ये समझते हैं कि, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिगरेट स्मोक का जस्ट नुकसान जो है वो लंग कैंसर हद है, यानी कि एक स्मोकर जो नुकसान उठाता है सिगरेट स्मोकिंग से वो लंग कैंसर आखिरी स्टेज है। नहीं, लंग कैंसर के अलावा कई एक तरह के और कैंसर, कई एक तरह की और पेचीदगियाँ जो हैं वो बॉडी में हो सकती हैं एक स्मोकर की। तो इस तरह से जस्ट ये समझना कि सिगरेट स्मोक जो है वो जस्ट लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, ये गलत है। बल्कि सिगरेट स्मोक जो है ये इफ़ेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स फ्रॉम हेड टू टो। सर से पाँव तक जो है, सर से पाँव तक इसके इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, इसके इफ़ेक्ट होते हैं सिगरेट स्मोकर को। तो सिर्फ ये सोच लेना कि सिर्फ लंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, ये जो है वो ये गलत है। बल्कि ये सही है कि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जिस्म का हर हिस्सा उठाता है, इसके इफ़ेक्ट्स जिस्म के हर हिस्से को होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि इसके इफ़ेक्ट्स में कुछ और चीज़ें हम ऐड करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हेड टू टो में, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से टाइप के जो है वो कैंसर या दूसरी डिजीज़ हो सकती हैं। आपकी बुक में उसने बताया है कि ये कैंसर जो हैं इस टाइप के, जैसे कि ओरल कैविटी का कैंसर है, ओरल कैविटी, इसी तरह से किडनीज़ जो हैं इनमें कैंसर हो सकता है, किडनीज़ इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर इसी तरह से किडनी, ओरल कैविटी की हमने बात की, फिर ब्लैडर है, फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये इन तमाम तरह के जो कैंसर हैं वो अदर देन लंग कैंसर है। तो सिगरेट जो है वो सिर्फ लंग्स को ही, सिगरेट स्मोक सिर्फ लंग्स को ही इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि इसके अलावा ये तमाम तरह के कैंसर जो हैं ये हो सकते हैं ड्यू टू सिगरेट स्मोक, ड्यू टू सिगरेट स्मोक। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम कुछ स्पेसिफ़िक एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ स्पेसिफ़िक सिस्टम्स की हम बात करते हैं कि जिनको सिगरेट स्मोक जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जी, हमने अभी तक नंबर्स की बात की, नंबर ऑफ़ केमिकल्स की बात की, फिर हमने इफ़ेक्ट्स की बात की। अब हम इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। नंबर 3 पे इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोग 9th क्लास में लास्ट चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम को इन डिटेल पढ़ चुके हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को आप पढ़ चुके हैं, हार्ट और दूसरी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, तो ये इसके डिफरेंट 3 पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई भी हिस्सा इफ़ेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम ही कंसिडर किया जाएगा। सिगरेट स्मोक किस तरह से इफ़ेक्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को, ये मैं 3 चीज़ें ज़रा यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप इनको नोट फरमा लें। नंबर 1 पे सिगरेट स्मोक में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इफ़ेक्ट करती है, किस तरह से, इसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे कि निकोटीन किस तरह से इफ़ेक्ट करती है,
निकोटीन सिगरेट स्मोक में मौजूद एक केमिकल, ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद हम नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे कि अदर केमिकल्स जिनमें टॉर वगैरह शामिल है, ये किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, अदर केमिकल्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, एक स्मोकर जो है उसकी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट लेसन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को डिक्रीज़ करती है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, एक पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है, पिगमेंट एट RBCs। ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं 9th में कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनमें हीमोग्लोबिन 95% तक जो है वो हीमोग्लोबिन फिल्ड होता है। तो हीमोग्लोबिन एक केमिकल है, पिगमेंट है, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। आप ऐसा कह लें कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन जो स्लॉट्स इस्तेमाल करता है वो स्लॉट्स फिल हो जाती हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को जो है वो सर्कुलेट करवाना। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं और इस तरह से, यानी कि रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, लेट्स से ये एक रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल जो है इसके ऊपर इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है। ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवाती है। लेट्स से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको समझाने के लिए मैं ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्चुअल स्ट्रक्चर है। तो RBC जो है इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन जो है वो RBC हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवाता है। जी, नेक्स्ट है निकोटीन। तो निकोटीन किस तरह से इफ़ेक्ट करती है सर्कुलेटरी सिस्टम को। निकोटीन जो है प्रीवियसली इसको यूज़ किया जाता रहा है एज स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड, और निकोटीन जो है ये सिगरेट स्मोक का एक हिस्सा है। अब निकोटीन जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। निकोटीन इट हार्डन्स the walls of blood vessels। ये blood vessels जो हैं it hardens walls of blood vessels। अब आप लोगों ने 9th में पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। ब्लड वेसल जो हैं वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही वो मैक्सिमम जो है वो प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को जो है बियर करने के काबिल होती हैं। अब अगर वो वॉल्स जो हैं वो हार्ड हो जाएंगी तो फिर उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उनकी वो फंक्शनिंग नहीं रहेगी। सो ब्लड वेसल्स में जो इलास्टिसिटी है, ब्लड वेसल्स में जो प्लास्टिसिटी है, वो इस वजह से है कि वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। अगर उनमें वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएंगी तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। सो निकोटीन जो है ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। निकोटीन जो है ब्लड वेसल्स के अलावा जो है वो हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, और इसके साथ ही साथ आपकी बुक में उसने लिखा है कि ना सिर्फ ये हार्ट को अटैक करता है, हार्ट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, बल्कि इट ऑल्सो अफेक्ट्स ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अदर केमिकल्स। अदर केमिकल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और इसके अलावा जो दूसरे केमिकल्स हैं जैसे कि टॉर वगैरह है, उनका क्या फंक्शन है, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं इन अफेक्टिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को वो किस तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अदर केमिकल्स जो हैं ये इंक्रीज़ करते हैं, अदर केमिकल्स इंक्रीज़ नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स
नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ब्लड प्लेटलेट्स अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर देते हैं, ये थिक कर देते हैं, ये बायस बनते हैं थिकनिंग ऑफ ब्लड। तो इसके नतीजे में ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करता है। निकोटीन जो है ये हार्डन करता है, ये हार्ड कर देता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स को, और ये इफ़ेक्ट करता है ब्रेन को भी। उसके बाद हमने नंबर 3 पे ये डिस्कस किया कि अदर केमिकल, यानी कि कुछ दूसरे केमिकल्स, आपकी बुक में उसने नाम वगैरह नहीं मेंशन किए, तो इसलिए हम जो है वो अदर केमिकल्स के जो है वो टर्म से हम जो है इसको फर्दर चलाते हैं। अदर केमिकल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं इंक्रीज़ नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। हमें पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग का बायस बनते हैं। अब ब्लड प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो थिकनिंग ऑफ ब्लड जो है वो हो जाएगी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर्स में पूछा गया है कि ब्लड जो है वो किस तरह से थिक होता है, या गिव द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा तो इसका क्या कोई इफ़ेक्ट है, इसका कोई नुकसान है? जी, आप लोगों ने पढ़ा है कि ब्लड जो है इसकी थिकनिंग की वजह से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, और आप लोगों ने पढ़ा है कि थ्रम्बस और एम्बोलस जैसे स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड आर्टरीज़ वगैरह जो हैं उनके ब्लॉक होने का, ब्लड कैपिलरीज वगैरह, ब्लड वेसल्स का जो है वो ब्लॉक होने का खदशा होता है। सो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बैडली इफेक्ट होता है बाय सिगरेट स्मोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ स्मोक इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिजीज़। जो नॉन स्मोकर्स हैं उनकी निस्बत स्मोकर्स जो हैं वो ग्रेटर रिस्क पे हैं डिजीज़ के हवाले से। अगर हम बात करें तो रोल ऑफ स्मोक, यानी कि सिगरेट स्मोक इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिजीज़, कि सिगरेट स्मोक जो है वो नंबर ऑफ डिजीज़ को इंक्रीज़ करने का किस तरह से बायस बनता है। हालिया रिसर्चेस से पता चला है कि नॉन स्मोकर्स की निस्बत स्मोकर जो हैं वो ग्रेटर रिस्क पे हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें या दूसरी डिजीज़ की हम बात करें, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें निमोनिया की, हम बात करें टूथ लॉस की, तो ये सारी डिजीज़ जो हैं, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, ये स्मोकर्स में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्मोकर्स में बात करें तो स्मोकर्स जो हैं, इन स्मोकर्स जो रेशो है टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की जो रेशो है वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा है, 2 to 4 टाइम्स मोर देन नॉन स्मोकर्स। यानी कि नॉन स्मोकर्स के अंदर स्मोकर्स की निस्बत जो है वो कम टीबी के जो है वो केसेस अपीयर होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें स्मोकर्स के अंदर निमोनिया की, इन स्मोकर्स, अब हमारे पास केस है निमोनिया जो है ये 4 टाइम्स ज़्यादा है। इन स्मोकर्स निमोनिया इज़ 4 टाइम्स मोर देन नॉन स्मोकर्स। जी, ये कुछ कह लें कि अहम डिजीज़ की हमने बात की। उसके बाद अगर हम बात करें टूथ लॉस की, तो टूथ लॉस जो है वो भी इन स्मोकर्स टूथ लॉस या टीथ लॉस, इट इज़ 2 to 3 टाइम्स मोर, 2 to 3 टाइम्स मोर देन इन नॉन स्मोकर्स।
यानी कि नॉन स्मोकर्स के अंदर टूथ लॉस जो है वो भी कम है। अब कुछ रैंडम इफ़ेक्ट्स की हम बात करते हैं, कुछ रैंडम इफ़ेक्ट्स और सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कुछ हो रहा है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से इसको रोकने के लिए नो टोबैको डे जो है वो 31 मई जो है वो हर साल मनाया जाता है। 31 मई हर साल नो टोबैको डे के नाम से मनाया जाता है। मैं कुछ ये रैंडम फैक्ट्स जो हैं इनको मैं मेंशन कर देता हूँ। नो टोबैको डे ऑन 31 मई, ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स को कंपेयर करें, उनका कंपैरिजन हमने देख लिया। अगर हम पैसिव स्मोकर्स की बात करें तो क्या पैसिव स्मोकर्स जो हैं, यानी कि होते तो वो नॉन स्मोकर्स हैं, लेकिन वो ऑफिस में या घर में दूसरे स्मोकर्स जो हैं, सिगरेट स्मोक करने वाले जो हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो इस वजह से उनमें जो है वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट डिजीज़ जो हैं उनका रेट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें और लंग कैंसर की बात करें, तो हार्ट डिजीज़ की हम बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ इन पैसिव स्मोकर्स, ये पैसिव स्मोकर्स के अंदर हार्ट डिजीज़ जो हैं ये 25 to 30% इंक्रीज़ हो जाती, 25 to 30% इंक्रीज़ हो जाती। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी अगर हम बात करते हैं नॉन स्मोकर्स, यानी कि होते वो नॉन स्मोकर्स ही हैं, लेकिन पैसिव स्मोकर्स जो हैं उनमें ये 20 to 30% जो है वो इंक्रीज़ हो जाती। तो ये कुछ रैंडम चीज़ें थी, कुछ रैंडम था सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से। जी, अब एज अ होल हम इस लेक्चर को ज़रा कंपाइल करते हैं। हमने आज के लेक्चर में, हमारा आज का टॉपिक था बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो है इसको आपकी बुक में उसने डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट एंगल से उसने डिस्कस किया, बैड इफ़ेक्ट्स किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ़ केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक। तो हमने देखा नंबर ऑफ़ किस कदर जो है वो कितनी बड़ी तादाद में जो है केमिकल मौजूद होते हैं। उनमें से कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की सिर्फ बात करें तो वो 50 हैं इन सिगरेट स्मोक। फिर हमने इसके रैंडम इफ़ेक्ट्स की हमने बात की, क्या सिगरेट स्मोक जो है वो जस्ट लंग्स को इफ़ेक्ट करता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है? नहीं, ये हेड टू टो तमाम के तमाम ऑर्गन्स को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि किडनी कैंसर का बायस बन सकता है, जैसे कि ओरल कैविटी का कैंसर बन सकता है, बायस बन सकता है, जैसे कि ब्लैडर कैंसर जो है उसका बायस बन सकता है सिगरेट स्मोक, और उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का बायस बन सकता है सिगरेट स्मोक। फिर हमने डिस्कस किया कि इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ और ये टॉपिक जो है इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको 3 चीज़ें जो हैं वो एनलिस्ट करवाई, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और दूसरे कुछ केमिकल्स हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से इफेक्ट करती है, निकोटीन किस तरह से इफेक्ट करती है और दूसरे केमिकल्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद हमने रोल देखा कि सिगरेट स्मोक जो है उसका क्या रोल है डिजीज़ की रेशो को इंक्रीज़ करने में, यानी कि स्मोकर्स के अंदर ये किस तरह से बढ़ा देती है इंटेंसिटी और रेशो ऑफ डिफरेंट डिजीज़। तो वो हमने देखा इन स्मोकर्स टीबी जो है उसकी रेशो जो है बढ़ जाती है। इसी तरह से इन स्मोकर्स निमोनिया की अगर हम बात करें वो भी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। ये जो नंबर्स हैं इनको ज़रा याद रखना है आपने, बोर्ड में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर नॉन स्मोकर्स में स्मोकर्स में टूथ लॉस की बात की जाए तो वो 2 to 3 टाइम्स जो है वो एट ग्रेटर रिस्क होते हैं दैन नॉन स्मोकर्स। फिर एंड पे हमने डिस्कस किया कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, पैसिव स्मोकर्स, क्योंकि हम बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, एक्टिव या पैसिव की बात नहीं हो रही, अकेली एक्टिव की बात नहीं हो रही, दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। पैसिव स्मोकिंग जो है उसके भी नुकसान है। पैसिव स्मोकिंग जो है उससे जो हार्ट डिजीज़ हैं वो
25 to 30% जो हैं वो बढ़ जाती हैं पैसिव स्मोकर्स में। और इसी तरह से लंग कैंसर की जो रेशो है वो भी बढ़ जाती है, लंग कैंसर की जो परसेंटेज है वो भी 20 to 30% जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि नो टोबैको डे जो है वो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। जस्ट मनाया जाता है इसको इस तरह से कि उस दिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो है टोबैको जो है इसके करीब नहीं जाया जाता, यानी कि सिगरेट्स जो हैं इनको एक दिन के लिए सी ऑफ किया जाता है। तो लास्ट पे मैं इस पूरे चैप्टर को रिव्यू देना चाहूँगा। हमने इस चैप्टर में गैसियस एक्सचेंज को पढ़ा, फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का उसको हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ज़रा डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हमने डिसऑर्डर्स की बात की, डिफरेंट डिसऑर्डर्स और उनकी कॉजेज़ और सिम्टम्स की हमने बात की, और एंड पे हमने बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो है इसकी हमने बात की। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ग्रेड 10, या ओवरऑल अगर हम बायोलॉजी की बात करें 9 चैप्टर्स आपने 9th में पढ़े, और 10th चैप्टर जो है ये ग्रेड 10 में फर्स्ट चैप्टर यानी कि गैसियस एक्सचेंज के नाम से आपने ये फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है वो है होम्योस्टेसिस का। हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 11 आपका है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस का हम इंट्रोडक्शन करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है? होम्योस्टेसिस के साथ साथ हम इसको चंद एक डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इन डेफिनेशन में नंबर 1 पे हमारे पास है होम्योस्टेसिस इटसेल्फ, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। देन हम डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन को, थर्मोरेगुलेशन। देन हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन, व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। और एट द एंड वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है इसको हम डिस्कस करेंगे जी। 1 बाय 1 हम देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है। होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ मेंटेनेंस, इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ, इट इज़ मेंटेनेंस homeostasis is maintenance of internal body conditions, internal body conditions, internal body conditions in equilibrium or at equilibrium। इसको दोबारा कर देते हैं। Now homeostasis can be defined as maintenance of internal body conditions at equilibrium, at equilibrium despite fluctuations, despite fluctuations in external environment। जी, अब हम इस डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। होम्योस्टेसिस जो है इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस, इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन को ज़रा हमने समझना है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन, बॉडी कंडीशंस की हम बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास बॉडी कंडीशन, एक बॉडी कंडीशन है टेम्परेचर। लेट्स से टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप लोगों ने 6th चैप्टर में 9th में भी पढ़ा है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखा जाता है। क्या ये एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, ये राउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 37 से कम और 37 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस रेंज में है, ये सेंट्रल पॉइंट है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस
जो है 36 और 38 के दरमियान में, यानी कि 37 के करीब जो है वो टेम्परेचर को रखा जाता है। अब टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर मेंटेन रखना जो है ये मेंटेनेंस है, ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस जो है वो एक्चुअली ऐसी बॉडी कंडीशंस को डिस्पाइट फ्लक्चुएशन, यानी कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें तब्दीलियां हो रही होती हैं, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, इसके बावजूद उसका मेंटेनेंस जो है उसकी की जाती है, बॉडी इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस की जाती है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम टेम्परेचर के अलावा भी हम एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वो 1 ग्राम पर लीटर रखा जाता है, 1 ग्राम पर लीटर। अगेन रिपीट करता हूँ, होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है? होम्योस्टेसिस है असल में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। उनको इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि यानी कि 1 ग्राम पर लीटर या 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को 1 ग्राम पर लीटर रखना या टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस रखना, मेंटेन रखना, इसको हम बोल रहे हैं होम्योस्टेसिस। अब एट इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? एट इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि ये एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसको यानी कि थोड़ी बहुत कमी बेशी से इसको सेट किया जाता है। अब देखें बाहर के एनवायरनमेंट की अगर बात करें हम टेम्परेचर के हवाले से, तो बाहर का एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों में जो है टेम्परेचर 40+ होता है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस एट 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ होम्योस्टेसिस। अब इसी तरह से सर्दियों में बात करें तो सर्दियों में ये टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाकों में या इससे भी कम बाज़ दफ़ा हो जाता है। तो ये टेम्परेचर जो है इस पे भी 37, यानी कि सर्दियों में भी 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखना और गर्मियों में भी, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स हो रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, यानी कि मौसम गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर सर्दियां आ रही हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसके बावजूद टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे रखना, ये होम्योस्टेसिस कहलाएगा। इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 1 ग्राम पर लीटर हर वक्त हमारी बॉडी में नहीं है, इसमें कमी बेशी होती रहती है। लेकिन हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादा शुगर यूज़ कर लेते हैं, हम अपनी डाइट में शुगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, शुगर कम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो शुगर को कम या ज़्यादा इस्तेमाल करने के बावजूद उसको एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन रखना, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस। अब मेंटेनेंस जो है ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि मेंटेनेंस का काम करते हैं, जो कि होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। नंबर 1 पे थर्मोरेगुलेशन। इन प्रोसेसेस में थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन शामिल है। हम थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं जी। फर्स्ट प्रोसेस है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन? अब नाम से जाहिर है थर्मोरेगुलेशन जो है ये मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर है, इसको हम बोलेंगे इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। बाहर जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हों, जैसे मर्जी चेंजिंग्स आ रही हों, लेकिन इसको इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना बॉडी टेम्परेचर को, ये थर्मोरेगुलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी टेम्परेचर को रखना, ये थर्मोरेगुलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन? व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये भी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। एट इक्विलिब्रियम। अब हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, आपकी बुक में उसने मेंशन किया बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड है,
और टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो इसके अंदर ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है, इसको मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा जो है 0.9% रखी जाती है, तो ये मेंटेनेंस है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है। अगर इससे कम या ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली उससे जो है वो फर्दर जो है वो कई एक डिसऑर्डर्स जन्म लेंगे। लास्ट पे है हमारे पास एक्सक्रीशन। ये थर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है, ये हम सिंपली कह सकते हैं इट इज़ एलिमिनेशन ऑफ, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटीरियल्स are eliminated. So it is elimination of wastes from body. It is the elimination of wastes from body. यानी कि हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये एक्सक्रीशन किस तरह से फिर जो है वो होम्योस्टेसिस का काम कर रहा है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन किस तरह से होम्योस्टेसिस का काम कर रहा है। अब ज़रा देखें, अगर हमारी बॉडी में लेट्स से हमारी बॉडी में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ जाता है, लेट्स से अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है, तो अमोनिया हमारा पीएच लेवल जो है हमारी बॉडी का उसको इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह से अगर कोई एसिडिक, जैसे कि कोई एसिड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए हमारी बॉडी में, तो पीएच लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अब इस पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए और दूसरी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन परफॉर्म किया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। सो होम्योस्टेसिस में आज के हमारे छठे लेक्चर में हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 10 को हमने वाइंड अप किया। उसका हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, और साथ ही साथ चूँकि वो टॉपिक छोटा था इसलिए हमने इसके साथ ही चैप्टर नंबर 11 जो है उसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया, और उसमें चंद एक डेफिनेशन भी हमने जो बहुत ज़रूरी थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। सो आज के टॉपिक में, आज के चैप्टर नंबर 11 के जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया उसमें हमने थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस किया, ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया और एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये सारी टर्म्स जो हैं वो याद होंगी। इन टर्म्स को याद रखिएगा। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को जो है वो याद फरमाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर नंबर 11 में से तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ज़रा जहन नशीन फरमा लीजिएगा। पिछले सालों में ये जस्ट 3 डेफिनेशन एज लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आई हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अल्लाह हाफिज़।